इस लेक्चर में हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि संवैधानिक संस्था, जिसे किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया। कब बनाया गया? 12 अक्टूबर 1993 को बनाया गया। एक एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, इसके थ्रू इसे बनाया गया। ये क्या है? अमेंडमेंट किया गया इस एक्ट में। कब कब? 2006 में और 2019 में। तो इस अमेंडमेंट में क्या क्या इसमें किया गया संशोधन, तो वो भी देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में पहले बैकग्राउंड पढ़ते हैं। ये क्या है? जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है, ये प्रोवाइड करता है कि नेशनल लेवल पे भी एक ह्यूमन राइट कमीशन हो और स्टेट लेवल पे भी ह्यूमन राइट कमीशन हो, यानी कि हर स्टेट के लिए एक अलग ह्यूमन राइट कमीशन भी हो और एक नेशनल लेवल पे हो। इसके लिए इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन क्या है जी? मतलब कोई इंटरनेशनली ऐसी कोई रूल्स वगैरह हैं जिसके थ्रू ये ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया? उसका जवाब है जी हाँ। उसके लिए क्या है? एक पेरिस प्रिंसिपल है जी, यूनाइटेड नेशन के पेरिस प्रिंसिपल। ये क्या कहते हैं? सिद्धांत ये कहते हैं कि इंटरनेशनल बेंचमार्क तैयार करते हैं कि जो भी क्या है नेशनल ह्यूमन राइट हैं, जो भी ये क्या है, एक नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जो क्या करेंगे, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी कंट्री में। तो इस तरह से जो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है, वो क्या है, ये पावर देती है, एक्रेडिट करती है जी, वो परमिशन देती है इस इंस्टीट्यूशन को। मतलब एक तरह से वो क्या है, ये रूल्स वगैरह कहते हैं कि आप अपने नेशन में, अपने राष्ट्र में, अपनी कंट्री में ह्यूमन राइट कमीशन बनाओ ताकि वो ह्यूमन राइट्स को, मानव अधिकार को प्रोटेक्ट कर सके। जो पेरिस प्रिंसिपल हैं ये 1993 में ही अडॉप्ट किए गए। तो इसमें क्या है, यूनाइटेड नेशन ने जो अडॉप्ट किए प्रिंसिपल, ये इंडिया ने इम्प्लीमेंट किए। कैसे इम्प्लीमेंट किए? अपनी कंट्री में लागू किए एक एक्ट पास करके, जिसका नाम यही है जी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का। इसी के अंतर्गत ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया जी, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। ये एक वॉच डॉग है जी, किसके लिए? वॉच डॉग का मतलब है निगरानी करता है ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकार की। तो इंडिया के क्या है, प्रमोशन करता है और प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट को। इसके जो सेक्शन 2 क्लाउज 1 सब क्लाउज डी है, उसमें डिफाइन किया गया है ह्यूमन राइट को। ह्यूमन राइट कोई ऐसा राइट, ऐसा अधिकार जो किससे रिलेटेड हो? लाइफ से रिलेटेड हो, लिबर्टी से हो, इक्वालिटी से हो, डिग्निटी से हो इंडिविजुअल की, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है जी, या फिर किसी एक्ट के द्वारा या इंटरनेशनल कोवेनेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, या फिर इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट ऑफ इंडिया। इन सारे राइट को ये डिफाइन करता है ये सेक्शन, और उन्हें प्रोटेक्ट कौन करता है? उनकी रक्षा करता है जी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं जी। मान लो जैसे आपका ह्यूमन राइट वायोलेशन का क्या है, ह्यूमन राइट का, मानव अधिकार का वायोलेशन हो रहा है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी कोई डिसीजन ले सकता है, जिससे कोर्ट के पास आप जा सकते हो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास भी आप जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। अब इसकी कंपोजिशन क्या होती है जी? कौन कौन मेंबर होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, कितने चेयरमैन होते हैं, ये सारा देखते हैं। इसकी कंपोजिशन होती है जी, मल्टी मेंबर बॉडी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसमें एक चेयरमैन होता है जी और 4 मेंबर होते हैं। इसका चेयरमैन क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाया जा सकता है इसका चेयरमैन, समझे। 4 मेंबर के साथ साथ इसके 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, प्लस एक तो चेयरमैन हो गया जी, प्लस 4 मेंबर हो गए। देखो, एक चेयरमैन प्लस 4 मेंबर प्लस 4 हो गए जी एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन से होते हैं? वो होते हैं जी, जैसे नेशनल वुमेन कमीशन है, नेशनल वुमेन कमीशन, इसका जो कमिश्नर है, इसके जो चेयरमैन है, वो इसका मेंबर रहेगा। जो भी इस टाइम पे चेयरमैन रहेगा नेशनल वुमेन कमीशन का, वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेगा। मतलब जो एक्स ऑफिस का मतलब जो जिस टाइम पे ऑफिस में है वो चेयरमैन रहेगा। दूसरा कौन रहेगा जी? 4 है ना। दूसरा ये रहेगा जी नेशनल कमीशन फॉर एससी, इसका जो चेयरमैन है वो भी इसका मेंबर रहेगा। नेशनल कमीशन फॉर एसटी, शेड्यूल ट्राइब का जो कमीशन है जी, उसका जो चेयरमैन वो भी रहेगा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का जो कमीशन का मेंबर है जी, वो भी रहेगा। तो ये इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। जो अमेंडमेंट किए गए जी 2019 में, उसे भी देखेंगे क्या क्या चेंज किए गए। अब इसका जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होता है जी? इसका अपॉइंटमेंट होता है जी, जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो जी ऑलरेडी बन जाते हैं इसके मेंबर अपने आप ही, जो जो चेयरमैन रहते हैं उन बॉडीज़ के। लेकिन जो मेंबर होते हैं 4 मेंबर और चेयरमैन, उन्हें अपॉइंट कैसे करते हैं? उन्हें अपॉइंट किया जाता है, नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। किसके बेस पे करता है जी? उसके बेस पे कि एक 6 मेंबर कमेटी होती है, वो रिकमेंडेशन करती है, सिफारिश करती है। 6 मेंबर कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं जी? एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है जी, समझे, वो इस कमेटी का हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर। जो कमेटी 6 मेंबर कमेटी होती है, जो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि इन मेंबर को, इन चेयरमैन को अपॉइंट करो आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। तो उस कमेटी में पहला प्राइम मिनिस्टर, वो हेड होता है। दूसरा होता है जी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष। दूसरा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 4 जो उपाध्यक्ष होते हैं जी राज्यसभा के, वो होते हैं जी उपाध्यक्ष, डिप्यूटी चेयरमैन। दूसरा जी होता है लीडर ऑफ द अपोजिशन इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो अपोजिशन के लीडर होते हैं ना जी पार्लियामेंट में, वो होते हैं, मतलब जैसे लोकसभा में अपोजिशन का लीडर और राज्यसभा में कौन है, दोनों वो होंगे।
एक होता है जी यूनियन होम मिनिस्टर। ये टोटल 6 मेंबर की कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है कि आप इन मेंबर को प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करिए। प्रेसिडेंट बिना कुछ कहे उन्हें अपॉइंट कर देता है, क्योंकि जो एडवाइस है जी वो तो माननी पड़ेगी प्रेसिडेंट जो ये कमेटी देगी। अब टेन्योर क्या है जी इसका, मतलब कितने साल के लिए काम करता है। देखो जी पहले था जी 5 ईयर और 70 ईयर, लेकिन अब ये घटा के 2019 के एक्ट से अमेंडमेंट किया, अब 3 साल का कार्यकाल होता है इसका। तो 3 साल तक चेयरमैन और मेंबर काम करते हैं, या 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर। इसका क्या मतलब विच एवर इज अर्लियर का क्या मतलब है, मान लो जी 70 ईयर हो गए, 68 ईयर में वो अपॉइंट किया और उसके 70 ईयर का हो गया, मतलब 2 साल ही काम किया। तो अगर 70 ईयर पहले आ गया तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा ऑफिस से, हट गया जी, बस कार्यकाल पूरा हो गया। अगर मान लो 65 पे उसने अपॉइंट किया और 3 साल हो गए जी 68 में, तो उसे हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। भाई साहब आपके पूरे हो गए, अब दूसरा चेयरमैन चुना जाएगा, आप अपने घर जाइए। समझ गए, मतलब जो भी पहले आ गया, तो 3 साल पहले पूरे हो गए या 70 ईयर का हो गया, तो उस तब तक ही काम करेंगे जो चेयरमैन या मेंबर दोनों। अब इसका रिमूवल कैसे होता है जी, हटाते कैसे हैं। प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है जी चेयरपर्सन या मेंबर को, किसके बेस पे, अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। जो सर्कमस्टेंसेज का मतलब है जी जो कंडीशन नीचे लिखी हुई है, कौन सी लिखी हुई है जी, नीचे ये लिखी हुई है। फर्स्ट क्या है, इफ़ ही इज एडजड एंड इंसॉल्वेंट। अगर मान लो वो दिवालिया हो गया, बैंक से लोन लिया और बैंक नहीं भरा, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसे हटा सकता है प्रेसिडेंट। या फिर इफ़ ही इंगेज ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट, एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। अगर मान लो वो चेयरमैन भी और बाहर भी कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट कर रहा है जी, रोजगार कर रहा है, दूसरे उससे भी सोर्स से भी इनकम मिल रही है, तो उससे कह देंगे भाई साहब आप वहीं से सैलरी लो, बाय बाय, जाओ, आपको हटा दिया गया। या सी, इफ़ ही इज़ अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाई द रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। अगर प्रेसिडेंट को लगे भाई साहब आपका दिमाग ख़राब है, आप पागल हो चुके हो, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते ऑफिस को, आप जाइए अपने घर, पागल खाने में भर्ती हो जाइए। या फिर इफ़ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाई इनकम्पिटेंट, डिक्लेयर बाई द कंपिटेंट कोर्ट। मतलब कोई भी कोर्ट है जी, किसी कोर्ट ने सुना दिया कि ये इसका माइंड अनसाउंड माइंड है जी, सही नहीं है, इसका माइंड में कोई प्रॉब्लम है जी, मतलब पागल डिक्लेयर कर दीजिए उसे, कोर्ट डिक्लेयर कर दीजिए, तो भी प्रेसिडेंट साहब कह देंगे भाई साहब जाइए, बाय बाय, निकलिए ऑफिस से। या फिर ही इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफिस। या फिर मान लो उसे सजा हो गई जी, किसी किसी मतलब उस पर कोई केस दर्ज हो गया, उसे सजा हो गई, पनिशमेंट हो गई, तो भी कह देंगे भाई साहब आप आपकी जगह चेयरमैन के ऑफिस में नहीं है, आपकी जगह कैद में, इम्प्रिजमेंट जेल में है जी आपकी जगह, आप जेल जाइए, और उसे रिमूव कर देगा प्रेसिडेंट। अब इनके सिवा और भी एक कंडीशन है जी जो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है चेयरपर्सन को, किसके बेस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। या तो जी ये साबित हो जाए कि उसने कोई मिसबिहेव किया है, कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, या इनकेपेसिटी, या उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, मतलब वो उस ऑफिस को संभालने के काबिल नहीं है, तो भी उसे हटा सकते हैं जी प्रेसिडेंट। लेकिन इस केस में क्या, प्रेसिडेंट रेफर करेगा मैटर को सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी की, कि ये जो चार्जेस लगे हैं जो इस ऑफिस पे, चेयरमैन पे या मेंबर पे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पे, ये सही है या गलत है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद कह देता है कि हाँ ये जो कॉज हैं, जो कारण है बिल्कुल रिमूवल के सही हैं, जो चार्जेस लगे हैं सही हैं, तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ ए मेंबर। ये कैन वर्ड याद रखना आपको, कि प्रेसिडेंट हटा सकता है चेयरपर्सन को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे हटाने के लिए आफ्टर इंक्वायरी के भी, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी के हिसाब से काम करेगा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस देंगे वो उसी के हिसाब से काम करेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे इस केस में, याद रखना ये चीज़। अब इसकी जो सैलरी हो गई जी, या अलाउंसेज हो गए, या अदर कंडीशन ऑफ सर्विस चेयरपर्सन की या मेंबर की, वो कौन डिटरमाइन करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, याद रखना, प्रेसिडेंट नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है सैलरी अलाउंसेज को, कि कितनी सैलरी मिलेगी आपको, कितने पैसे मिलेंगे, क्या क्या भत्ता मिलेगा, क्या कंडीशन मिलेंगी, आपको गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी ऑफिस से, तो सारी, या नौकर मिलेगा नहीं मिलेगा, कुक मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करती है, डिटरमाइन करती है। बट दे कैन नॉट बी वेरी टू इज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। लेकिन अगर मान लो अपॉइंटमेंट कर दिया, उसके बाद आप कोई भी कंडीशन हटा नहीं सकते। मान लो आपने पहले कुक दे दिया, अपॉइंटमेंट के बाद कहो नहीं हम कुक नहीं देंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। ऑल दी अबव प्रोविजन आर एम्ड एट सिक्योरिंग ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी इन द फंक्शन ऑफ कमीशन। सारी जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं ताकि इस ऑफिस को इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, ऑटोनॉमी, इम्पार्शलिटी एस्टेब्लिश की जा सके। इम्पार्शलिटी का मतलब है कि कोई पक्षपात ना हो किसी के प्रति, आज़ाद हो ये ऑफिस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके लिए सारी प्रोविज़न की जाती हैं। अब अमेंडमेंट एक्ट किया गया था जी 2019 में, इसे अमेंडमेंट किया गया है। तो ये अमेंडमेंट क्या है जी, इसमें क्या गया है जी, जो सुप्रीम कोर्ट का जज को ही पहले अपॉइंट किया जा सकता था चेयरपर्सन या मेंबर, अब क्या है जी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है जी, वो मान लो वो भी है जी
जैसे मान लो जी, पर्सन हु इज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो मेड एलिजिबल टू अपॉइंट एज ए चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन इन एडिशन टू द पर्सन हु हैज़ बीन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले क्या था सही, सिर्फ चीफ जस्टिस होता था, रिटायर्ड या सर्विंग, मतलब कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था, उसी को बनाया जा सकता था चेयरपर्सन। लेकिन अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। इस तरह से क्या है जी, इसके जो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ द कमीशन हु हैव ए नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स इश्यू फ्रॉम 2 to 3 आउट ऑफ विच 1 मस्ट बी वुमन। क्या है जी, जो इसके मेंबर होते थे कमीशन के, एक्सपर्ट मेंबर, जो एक्सपर्ट मेंबर लिए जाते थे कुछ कि ह्यूमन राइट्स इशू के बारे में जिनके पास जानकारी है, वो 2 से 3 कर दिए गए। उनमें 2 में से 3 जज, मतलब पहले 2 हो करते थे, अब 3 कर दिए गए। अब उस 3 में से जो मेंबर चुने जाते थे ना जी, देखो जी, एक चेयरपर्सन होता था, 4 मेंबर होते थे, 4 मेंबर में 2 एक्सपर्ट ऐसे होते थे जो ह्यूमन राइट इशू के बारे में जानते थे, मतलब मानव अधिकार के बारे में कुछ जानकारी हो उनको, और 2 अपनी मर्जी से, मतलब जज, हाई कोर्ट के जज वगैरह चुन देते थे, मतलब इलेक्ट नहीं, अपॉइंट कर देते थे, नियुक्ति कर देते थे 4 मेंबर से। अब इन 4 में से क्या है जी, 2 मेंबर में से 3 मेंबर ऐसे होंगे जो ह्यूमन राइट इशूज़ के एक्सपर्ट होंगे, नॉलेज होगी जिन्हें, और उनमें से एक वूमन होगी। ये चीज़ याद रखनी है, मतलब सी प्लस चेयरमैन प्लस 4 मेंबर, 4 में से 3 मेंबर ऐसे होंगे जिन्हें ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में सारी नॉलेज होगी, जानकारी होगी, और एक मेंबर ऐसा होगा जो वूमन होगी, उनमें से एक महिला होनी चाहिए। अब इंक्लूडिंग ए चेयरमैन, मतलब इसी क्या है जी, पहले देखो 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर हुआ करते थे, हमने पढ़ा था, नेशनल कमीशन फॉर SC शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वुमन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, इनके सारे जो चेयरमैन होते थे एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाते थे। अब और इंक्लूड किए कर दे दिए एक्स ऑफिशियो मेंबर और भी रहेंगे, ये चारों तो रहेंगे ही रहेंगे। अब चेयरपर्सन जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, उसका चेयरपर्सन भी इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेगा। दूसरा, जो चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उसका चेयरपर्सन है वो भी रहेगा। या फिर चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये 3 और इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर बना दिए गए। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये 2019 में अमेंडमेंट किया इस एक्ट में, 1993 के में। पहले चेयरपर्सन और मेंबर की जो टर्म थी जी वो 5 ईयर की थी, उसे घटा के 3 साल इसी ने किया। और ये शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, उसे दोबारा अपॉइंट भी किया जा सकता है मेंबर या चेयरपर्सन को। मान लो कोई 62 में इसका क्या है, चेयरपर्सन बनाया और उसके 3 साल पूरे हो जाते हैं 65 में, तो उसे दोबारा अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो एज बची है ना, 70 ईयर भी तो है जी, 70 ईयर तक रह सकता है, तो उसे दोबारा अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ये चीज़ याद रखनी है। और क्या, ये पर्सन हु हैज़ बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट ऑल्सो एलिजिबल टू अपॉइंटमेंट एज ए चेयरपर्सन और स्टेट कमीशन इन एडिशन टू द पर्सन हु हैज़ बीन ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखो जी, जो स्टेट कमीशन में क्या था, पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को ही बनाया जा सकता था, उसका चेयरपर्सन, जो स्टेट में ह्यूमन राइट कमीशन है उसका। अब स्टेट के कमीशन की बात हो रही है, ये स्टेट के कमीशन में सिर्फ जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट था उसको बनाया जा सकता था। लेकिन अब क्या है, जो कोई और जज भी है, हाई कोर्ट का और जज भी है, किसी को भी चेयरपर्सन बना सकते हैं इस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये स्टेट के ह्यूमन राइट कमीशन में अमेंड किया है। तो इस तरह से क्या है, जो स्टेट कमीशन है उस पर क्या है, फंक्शन रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स बीइंग डिस्चार्ज बाय यूनियन टेरिटरी, मतलब जो भी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड, जैसे दिल्ली के रिलेटेड कोई भी ह्यूमन राइट कमीशन है जो स्टेट का, उससे रिगार्डिंग भी कोई भी इशू रिजॉल्व कर सकता है, ले सकता है, राइट है, मतलब सारे फंक्शन यूनियन टेरिटरी के फंक्शन भी ले सकता है। मतलब मान लो दिल्ली है, दिल्ली से रिलेटेड कोई पर्सन है यहाँ का, तो स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन है, मान लो हरियाणा यूपी का, वो यूनियन टेरिटरी के राइट को देख भी क्या है, उस पर भी फैसला ले सकता है, डिसीजन ले सकता है, वो केस उस पर जा सकता है। अब इसके फंक्शन क्या है जी, फंक्शन 2 तरीके हैं जी। एक तो पावर ऑफ सिविल कोर्ट, इसमें कौन कौन से फंक्शन आते हैं, जब ये सिविल कोर्ट की तरह काम करता है जी, इसमें क्या है, ये इंक्वायरी कर सकता है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, अगर कहीं पे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो ये इंक्वायरी कर सकता है। कहीं पे नेग्लिजेंस हो रहा है जी, लापरवाही हो रही है इन द प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेशन बाई पब्लिक सर्वेंट, मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट है जी, गवर्नमेंट ऑफिसर है, IAS IPS ही, आपके ह्यूमन राइट वायलेशन का लापरवाही कर रहे हैं, आप पे कोई अत्याचार हो जाए, कोई आपके मारपीट कर रहा है और आपके कोई ध्यान नहीं दे रहा, आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही, तो भी ह्यूमन राइट कमीशन है जी नेशनल का या स्टेट का, वो जाके कहेंगे हाँ भाई साहब आप IPS IAS हो, बहुत बड़े चौधरी बन गए हो, आप केस को रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, आ जाओ उस पर जी, ये उसे इंक्वायरी कर सकते हैं जी, समझे आप। तो ये 3 तरीके से केस लग सकता है। कैसे, एक तो स्यूमोटो का मतलब है ऑन इट्स ओन, जाके खुद ही इंक्वायरी कर सकता है। दूसरा, कोई पिटीशन दे, कोई याचिका डाले, मान लो आपके ह्यूमन राइट का कमीशन, आपका ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है आपके ह्यूमन राइट का, तो आप जा सकते हो ह्यूमन राइट कमीशन में। या फिर तीसरे तरीके से ऑन एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोई कोर्ट ऑर्डर करे
कोर्ट कोई भी मान लो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को, वो कहे कि भाई साहब इस आदमी का या इस कम्युनिटी का वहाँ पे राइट का वॉयलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, आप जाइए और देखिए, इंक्वायरी करिए, तो उसके बेस पे 3 तरीके से ये केस को सुन सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इसके पास सारी सिविल कोर्ट की पावर होती हैं, ये प्रोसीडिंग्स कर सकता है, हैव ए जुडिशियल करेक्टर इसके पास होती हैं जी। ये एम्पावर होता है कि जितने भी मान लो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनकी जो सर्विस है उसको यूटिलाइज कर सकता है, मतलब जैसे मान लो सीबीआई हो गई जी, पुलिस हो गई, उनसे कह सकता है आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जांच कीजिए। तो किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है उससे कह सकता है कि आप जो भी ह्यूमन राइट वॉल्यूशन की जो भी कंप्लेंट आई है आप इसकी इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन करो, जाँच करो और फिर मुझे रिपोर्ट दो, ये कह सकता है जिसके पास पावर है। लेकिन एक चीज़ है जी, इट कैन लुक इनटू मैटर विद इन 1 ईयर, ये 1 साल के अंदर अंदर कोई भी मान लो ह्यूमन राइट हुआ है उसको ही देख सकता है। 1 साल के बाद इसके पावर नहीं है कि मान लो आपका 10 साल पहले आपके ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन हुआ था, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया जी, आप 10 साल बाद जा रहे हो ह्यूमन राइट कमीशन में कि 10 साल पहले मुझे B% ने थप्पड़ मारा था, मेरी रिपोर्ट लिखो। ह्यूमन राइट कमीशन कहेगा कि भाई साहब मैं तो सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ही देख सकता हूँ केस, अगर 1 साल में आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव हुआ है तो बताइए, नहीं तो जाइए, मेरे पास कोई नहीं है। फिर आप कोर्ट जाइए, कोर्ट को कोई बोलिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, चाहे हाई कोर्ट में जाइए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आपके ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन हुआ है तो मेरे पास अधिकार नहीं है 1 साल से ज़्यादा देखने का। तो 1 साल के विदिन 1 ईयर कोई क्राइम हुआ है तो ही ये देख सकता है कोई केस को। अब पावर टू रिकमेंड, इसके पास पावर होती है कुछ, रिकमेंड मतलब सिफारिश करने की, सलाह देने की। कौन सी? ये जी मेनली रिकमेंडरी नेचर होती है, जो भी सलाह देता है कमीशन, मान लो किसी को भी देता है जी, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कुछ भी देता है, इसके पास कोई भी पनिश करने की पावर नहीं होती। इट हैज़ नो पावर टू पनिश द वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट। ये A% का राइट B% ने वायलेट किया है, लेकिन इसके ह्यूमन राइट के पास गया है ये ह्यूमन राइट कमीशन के पास, लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन है उसके पास पावर नहीं होती कि B% को पनिश कर दे, केवल क्या रिकमेंड कर सकता है, ये सलाह दे सकता है। नो टू अवॉइड एनी रिलीफ इंक्लूडिंग मॉनेटरी रिलीफ टू द विक्टिम, और ना ही इसके पास पैसे होते हैं जी, कि मान लो A% के ह्यूमन राइट का उल्लंघन हुआ, ये गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, ये कहे भाई साहब मेरे ह्यूमन राइट का कमीशन मतलब मेरे मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, इसने मुझे मारा पीटा है, मुझे चोट वोट आ गई, तो इसने मेरे जो मानवाधिकार है जीने का फ्रीडम इसने वायलेशन किया है B% ने। आप B% को सज़ा दीजिए और मुझे पैसे दे दिए ताकि मैं अपने हॉस्पिटल में इलाज करा सकूँ। अब ना तो ह्यूमन राइट कमीशन के पास ये अधिकार है कि इसे सज़ा दे सके, ये सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, कोर्ट को बोल सकता है कि भाई साहब उस सज़ा लो, या फिर मतलब गवर्नमेंट को बोलेगा, किसी ऑफिसर को बोलेगा इसका केस कोर्ट में चलाया जाए और इन्हें सज़ा दिलाई जाए, या फिर इसके पास पैसा भी नहीं है देने के लिए जी, पैसे भी ये क्या है गवर्नमेंट वगैरह कोई देगी जी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, कोर्ट ऑर्डर सुनाएगा, गवर्नमेंट से कहेगा इसे पैसे दो, इसके पास कोई अधिकार नहीं है जी। इट्स रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग, इसकी जो रिकमेंडेशन है मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई रिकमेंड की, वो बाइंडिंग नहीं है जी, बाध्यकारी नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देगा स्टेट गवर्नमेंट को कोई अपनी रिकमेंडेशन सिफारिशें, तो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई सी भी ये कह देगी भाई साहब आपके हम बात नहीं मान रहे, मतलब कोई बाइंडिंग नहीं है, मान भी नहीं सकती। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, अगर आप मान लो इसकी रिकमेंडेशन को नहीं मान रही हो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को गवर्नमेंट नहीं मान रही है, तो विद इन 1 मंथ रीज़न बताना पड़ेगा भाई साहब हाँ कोई एक्शन आपने लिया नहीं लिया, कि लिया मतलब चाहे आप मानो नहीं मानो विद इन 1 मंथ आप बताओ ज़रूर, तो ये चीज़ ज़रूर है। तो इस तरह से क्या है, इट हैज़ लिमिटेड रोल पावर जुरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट बाय द मेंबर ऑफ आर्म फोर्स। इसके पास क्या है, जो आर्म फोर्स के मेंबर है उनका ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है उसके रिगार्डिंग भी कोई पावर नहीं है। जो आर्म फोर्स मतलब नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, इनके जो पर्सनल होते हैं, जो मतलब फौजी होते हैं जी, मिलिट्री के पर्सन, उनका कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है तो वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में अपना केस नहीं लेके जा सकते, तो इस कमीशन का इन पर भी कोई राइट नहीं है। इट इज़ नॉट एम्पावर्ड टू एक्ट व्हेन ह्यूमन राइट वायलेशन थ्रू प्राइवेट पार्टीज टेक प्लेस, मतलब किसी प्राइवेट पार्टीज़ के रिगार्डिंग कोई वायलेशन हुआ ह्यूमन राइट का, तब भी क्या है इसके पास अधिकार नहीं है, एम्पावर नहीं है, ये कोई भी उसके खिलाफ कोई केस ले ले तब भी ये नहीं है। तो जी ये था जिसके बारे में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार करिए जी, इंग्लिश में वेट करिए आप।